हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्रुति। आज हम पढ़ेंगे हीगल, जिसका पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। हीगल का समय 1770 से 1831 ईस्वी है। ये जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने धर्मशास्त्र, विज्ञान और दर्शन का अध्ययन किया। दार्शनिक अध्ययन में इन पर कांट और रूसो का प्रभाव था। जर्मन सौंदर्य शास्त्र को कांट के पश्चात हीगल ने ही सबसे अधिक सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार और सार्वभौम परिप्रेक्ष्य प्रदान किया था। हीगल के दर्शन की आधारशिला यूनानी थी, लेकिन इनका दर्शन जो है वो जर्मन विचारधारा पर बना। प्राय ये कहा जाता है कि जर्मन दर्शन में कांट का वही स्थान है जो यूनानी दर्शन में प्लेटो का है, तथा कांट की तुलना में हीगल को जर्मन दर्शन का अरस्तु कहा जाता है। हीगल ने 1801 में जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी और 1808 से 1816 तक हीगल ने न्यूरेमबर्ग के जिम्नेजियम में रेक्टर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। रेक्टर का मतलब हुआ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी का जो हेड हुआ उसे कहा जाता है रेक्टर। उन्होंने अपने अत्यधिक चर्चित ग्रंथ साइंस ऑफ लॉजिक की रचना 1808 से 16 के बीच में ही की थी और 1816 से 1818 तक वो हाइडेलबर्ग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे, जहां उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस नामक ग्रंथ की रचना की। अपने अंतिम दिनों में हीगल बर्लिन में जाकर रहने लगे और वहीं पर उन्होंने स्केच ऑफ ए फिलॉसफी ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना की। 14 नवंबर 1831 में हीगल की मृत्यु हो गई और संसार ने एक महत्वपूर्ण दार्शनिक को खो दिया, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके विचारों का जो प्रभाव था वो वर्तमान शताब्दी तक बना रहा। यद्यपि हीगल ने सौंदर्य शास्त्र का शास्त्रीय अध्ययन नहीं किया था, परंतु इनका महत्वपूर्ण योगदान था कलाओं का वर्गीकरण और कला में आत्मा की अभिव्यक्ति। इस पर उन्होंने जो अपने विचार दिए वो दर्शन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इसे समझने के लिए हमें पहले हीगल के संपूर्ण चिंतन को समझना होगा। हीगल का जो संपूर्ण चिंतन था उसे 3 भागों में बांटा गया है: तर्क, प्रकृति का दर्शन और आत्मा का दर्शन, अर्थात लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ नेचर एंड फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट। तर्क के अंदर, लॉजिक के अंतर्गत उसने तर्क से संबंधित विचारों के बारे में अध्ययन किया है, और फिलॉसफी ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति के दर्शन में उसने प्रकृति से के दर्शन से संबंधित विचारों का अध्ययन किया है, और आत्मा का दर्शन अर्थात फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट में उन्होंने कला, धर्म और दर्शन इसकी चर्चा की है। कला, धर्म और दर्शन 3 तत्व हैं जिसमें दर्शन को हायर लेवल की चीज़ माना है, अर्थात दर्शन का स्तर उच्च रखा है, और कला को लोअर लेवल माना है, मतलब कला का स्तर निम्न रखा है। हीगल कहते हैं कि आत्मा का विचार सूक्ष्म नहीं होता है, आत्मा के विचार की अनुभूति कर सकते हैं और उसकी व्याख्या शब्दों के माध्यम से व स्थूल रूप में करके हम आत्मा को नहीं बता सकते। अर्थात आत्मा की अनुभूति करना तो संभव है, पर शब्दों के माध्यम से आत्मा की व्याख्या करना थोड़ा संभव नहीं बताया है हीगल ने। हीगल जो है वो कहते हैं कि हम शब्दों के माध्यम से आत्मा की व्याख्या नहीं कर सकते, परंतु
इसी आत्मा की स्थूल रूप में कला में और सूक्ष्म रूप में धर्म में और सूक्ष्मतम रूप में दर्शन में अनुभूति कर सकते हैं। कल आत्मा की अभिव्यक्ति को समझाने के लिए उसने कहा कि कला में तो हम स्थूल रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, धर्म में हम सूक्ष्म रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और दर्शन में सूक्ष्मतम रूप में हम आत्मा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अर्थात कला, धर्म और दर्शन को हीगल ने सीढ़ियों की उपमा दी जिस पर हर व्यक्ति चढ़ने की कोशिश करता है और वो अपने समझ के स्तर के हिसाब से उन पर चढ़ पाता है। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही ऊपर वाले स्तर पे पहुंच पाता है। इस प्रकार हीगल जो है वो कहते हैं कि धर्म, दर्शन और कला ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कला जो है वो धर्म में समाहित है और धर्म जो है वो दर्शन में समाहित है। अतः धर्म, दर्शन और कला ये तीनों अंततः एक ही बात कहते हैं और वो है प्रत्यय जगत और विश्वात्मा। इन दोनों के ऊपर आत्मा की अभिव्यक्ति आधारित है। अब हीगल कला की चर्चा करता है कि कला क्या है। हीगल कहते हैं कि कला दर्शन प्रत्यय जगत और विश्वात्मा पर आधारित है। हीगल ने कला को विश्वात्मा की अभिव्यक्ति कहा और ये कहा कि कला जो है वो सत्य की अभिव्यक्ति है, क्योंकि विश्वात्मा जो है वो सत्य है और कला विश्वात्मा की ही अभिव्यक्ति करता है। अतः कला जो है वो सत्य की अभिव्यक्ति है। हीगल कहते हैं कि विश्वात्मा जो है वो आध्यात्मिक है, अर्थात सत्य जो है वो आध्यात्मिक है, अतः कला भी आध्यात्मिक और वास्तविक है। हीगल का मानना है कि संसार की सभी वस्तुओं में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है। किसी में वो कम होती है, किसी में वो ज़्यादा होती है। जैसे मनुष्य में जीवन की मात्रा अधिक है और पाषाण में नगण्य रूप में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है और विश्वात्मा को ही हीगल ने सौंदर्य का पर्याय माना है और वह सूक्ष्म तत्व है जो कला में, धर्म में और दर्शन में अभिव्यक्त होता है। अर्थात विश्वात्मा एक सूक्ष्म तत्व है जिनकी अभिव्यक्ति कला, धर्म और दर्शन के अंतर्गत होती है। कला में विश्वात्मा जो है वो कई रूपों में अभिव्यक्त होता है क्योंकि विश्वात्मा का रूप तो सूक्ष्म होता है और कला का रूप स्थूल होता है, तो कलाकार कई रूपों में विश्वात्मा को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। अब हीगल जो हैं वो कला के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले उन्होंने बताया कि कला क्या है, फिर वो कहते हैं कि कला में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है विषय वस्तु और दूसरा होता है रूप, अर्थात कंटेंट एंड फॉर्म। कंटेंट होता है विश्वात्मा जो कि सूक्ष्म है और फॉर्म अर्थात रूप जो है वो स्थूल है। और इसी स्थूलता के आधार पर हीगल ने कला को 3 भागों में वर्गीकृत किया है: स्थूल कलाएं, मध्यम कलाएं और सूक्ष्म कलाएं। स्थूल कला में उन्होंने वास्तुकला और मूर्तिकला को रखा है। सूक्ष्म कला में उन्होंने संगीत और काव्य को रखा है और मध्यम कलाओं में उन्होंने चित्रकला को रखा है, क्योंकि चित्रकला में स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। ये जो कला का वर्गीकरण किया है उन्होंने कलाओं के माध्यम के आधार पे किया है, अर्थात जिस कला में जैसे माध्यम
यूज़ करे जाते हैं उसी आधार पर उन्होंने कलाओं को रखा है। जैसे वास्तुकला और मूर्तिकला का माध्यम स्थूल है और संगीत व काव्य का माध्यम सूक्ष्म है। इस आधार पर उन्होंने कला को 3 भागों में विभाजित किया है। अब हम चर्चा करेंगे विषय वस्तु की। हीगल कहते हैं कि कला की विषय वस्तु विश्वात्मा है और इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि ये जो संसार है उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें सभी में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन विश्वात्मा जो है वो सूक्ष्म है और रूप जो है वो स्थूल है। तो विश्वात्मा की जो कल्पना है वो स्थूल रूप में कलाकार करने की कोशिश करता है और कलाकार विश्वात्मा को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कलाकार विश्वात्मा का साक्षात्कार विभिन्न रूपों में कराता है। कहीं पर वो सूक्ष्म की स्थूल में अभिव्यक्ति करता है, कहीं सूक्ष्म की अभिव्यक्ति स्थूल में करते हुए थोड़ा सा सूक्ष्म में अभिव्यक्त कर देता है और कहीं सूक्ष्म की अभिव्यक्ति सूक्ष्म में ही करता है। हमने जो ये कलाओं का वर्गीकरण किया था स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म, उसी के आधार पर वो विश्वात्मा की अभिव्यक्ति करता है। सूक्ष्म की स्थूल में अभिव्यक्ति, सूक्ष्म की स्थूल में करते हुए सूक्ष्म में अभिव्यक्ति और सूक्ष्म की सूक्ष्म में अभिव्यक्ति। यहाँ सूक्ष्म क्या है? विषय वस्तु है और स्थूल क्या है? रूप है। तो जब सूक्ष्म की अभिव्यक्ति कलाकार स्थूल में करता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक कला या प्रतीकात्मक रूप, अर्थात वो प्रतीकात्मक रूप में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति करता है। इसके अंतर्गत अर्थात प्रतीकात्मक कला के अंतर्गत या कहें सिंबॉलिक आर्ट के अंतर्गत हीगल ने क्या लिया है? मिस्र और पूर्वी देशों की प्रारंभिक कला को लिया है। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझाएं तो पिरामिड इसके अंतर्गत आते हैं, जिसकी विषय वस्तु तो जो है वो है सूक्ष्म और उनको उन्होंने पिरामिड के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। या हम मंदिरों को भी इसमें ले सकते हैं, जिसमें भगवान जो है, परमात्मा जो है वो सूक्ष्म है और उनकी उपस्थिति को उन्होंने मंदिर के रूप में दर्शाया, मंदिर के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ पर सूक्ष्म विषय की अभिव्यक्ति स्थूल माध्यम से करी है, स्थूल रूप देकर करी है। तो ये क्या कहलाती है? प्रतीकात्मक कला के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात जब सूक्ष्म की अभिव्यक्ति स्थूल में करते हुए थोड़ा सूक्ष्म में अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्लासिकल आर्ट या शास्त्रीय कला। ये जो क्लासिकल आर्ट है इसमें विषय वस्तु जो होती है उसी के अनुरूप फॉर्म बना दिया जाता है, अर्थात कंटेंट अर्थात विषय वस्तु के अनुरूप ही रूप दे दिया जाता है और विषय वस्तु तथा रूप में पूर्ण सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हीगल ने ग्रीक आर्ट को क्लासिकल आर्ट माना है क्योंकि इस आर्ट में जिस प्रकार की विषय वस्तु की कल्पना है उसी प्रकार के रूप का अर्थात फॉर्म का चुनाव किया जाता है। इसके पश्चात है सूक्ष्म की अभिव्यक्ति। सूक्ष्म में मतलब कंटेंट भी सूक्ष्म है और फॉर्म भी सूक्ष्म है। इसके अंतर्गत हीगल ने संगीत और काव्य को रखा है। हीगल का कहना है कि ये जो रोमांटिक कला है उसमें विषय वस्तु की अनिर्वचनीयता के कारण इसका माध्यम कमज़ोर हो जाता है। अनिर्वचनीयता अर्थात जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो जो हमारा विषय है
विश्वात्मा, उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। इसलिए इसलिए हीगल ने कहा कि सूक्ष्म की अभिव्यक्ति सूक्ष्म में अर्थात रोमांटिक कला में माध्यम जो है वो विषय वस्तु जो अनिर्वचनीय है, इसकी वजह से उसका माध्यम कमजोर हो जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस आइडिया को अभिव्यक्त करना चाहता है उसके लिए वो सूक्ष्म रूपों की खोज करना प्रारंभ कर देता है और उसको वो कभी कभी प्रतीकों के रूप में भी रोमांटिक कला में बताने की कोशिश करता है। अब हीगल जो है वो सौंदर्य की चर्चा करते हैं। हीगल का ये मानना है कि जो सौंदर्य है वो परम चित्त में होता है अर्थात विश्वात्मा में होता है और उनका इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। हीगल कहते हैं कि जो वस्तु जितनी जीवंत होती है वो उतनी ही सुंदर होती है और उतनी ही स्पष्ट होती है। स्पष्टता और जीवन उन्होंने विश्वात्मा का संकेत बताया है। मतलब जितनी विश्वात्मा की अभिव्यक्ति जिस वस्तु में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो वस्तु सुंदर दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। साथ ही साथ हीगल ये भी कहते हैं कि सौंदर्य जो है वो केवल भ्रम है, क्योंकि सत्य जो होता है उसकी एकमात्र सत्ता क्या होती है? विश्वात्मा होती है और विश्वात्मा की ही सबके अंदर अभिव्यक्ति होती है। ये विश्वात्मा स्वयं को प्रकृति और कला के सौंदर्य के रूप में प्रकट करती है। इस आधार पर हीगल ने सौंदर्य दो प्रकार के माने हैं, प्राकृतिक सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य। हीगल ने प्रकृति के सौंदर्य को विश्वात्मा की अभिव्यक्ति कहा है और उन्होंने कहा है कि विश्वात्मा की अभिव्यक्ति प्रकृति में सभी में समान नहीं होती है। अभिव्यक्ति में निश्चितता का दोष पाया जाता है, जबकि विश्वात्मा असीम है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। साथ ही साथ हीगल ये भी मानते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से कला का सौंदर्य श्रेष्ठ होता है, अर्थात कलात्मक सौंदर्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पर विश्वात्मा की अभिव्यक्ति के लिए विशाल अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य से कला के सौंदर्य को हीगल ने उच्च श्रेणी का माना है। इसके बाद हीगल उदात्त की चर्चा करते हैं। हीगल का मानना है कि उदात्त सौंदर्य का द्वार है। कला में इसकी अभिव्यंजना प्रतीकात्मक होती है। साथ ही साथ हीगल ये भी कहते हैं कि उदात्त जो है वो अनंत की अभिव्यक्ति का प्रयत्न है, जिसकी सफल अभिव्यंजना सृष्टि में होना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो है वो ससीम होती है, अपनी सीमाओं में बंधी हुई होती है, जबकि विश्वात्मा जो है वो असीम है। इसलिए जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे सीमाओं में बांधना मुश्किल होता है। उदात्त जो है वो सौंदर्य की चरम अवस्था को कहा गया है। इस प्रकार हीगल का जो योगदान है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। विश्वात्मा की कल्पना और अभिव्यक्ति के स्तर, अर्थात हीगल ने विश्वात्मा की कल्पना की कि विश्वात्मा इस सृष्टि में सत्य है और उन्होंने उसे कला के द्वारा अभिव्यक्ति का
कला के द्वारा किस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, इस बारे में चर्चा करी। और उन्होंने कलाओं का वर्णन किया कि कलाएं अपने माध्यम के हिसाब से 3 प्रकार की होती है: प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और रोमांटिक। साथ ही उन्होंने शास्त्रीय कला की भी विवेचना की। हीगल ने ये माना कि शास्त्रीय कला जो है उस पर आकर के कला अपनी पूर्णता पर पहुंच जाती है, और इसके आगे को जो भी कला है वो सभी शास्त्रीय कला की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हीगल के इसी स्टेटमेंट की वजह से उनकी आलोचना की गई, क्योंकि हीगल ने शास्त्रीय कला को ही कला का अंत मान लिया। उन्होंने ये मान लिया कि अब इस चरम स्थिति पे पहुंचने के बाद कला की कोई अवधारणा ही नहीं बची है। लेकिन शास्त्रीय युग के बाद भी प्रभाववाद, अमूर्त कला, यथार्थवाद आदि नवीन आंदोलन हुए कला के क्षेत्र में, और उसमें विषय और फॉर्म की सिंथेसिस को ढूंढने का प्रयास किया गया था। विषय और फॉर्म के संयोजन और सामंजस्य को ढूंढने का प्रयास किया गया। तो ये कह देना कि शास्त्रीय कला में ही विषय और वस्तु का सामंजस्य हो सकता है, यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसी बात को लेकर के हीगल की आलोचना की गई और ये कहा गया कि कला की जो अवधारणा है उसे हीगल ने रोक दिया था, जबकि कला एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक अभिव्यक्ति की सत्ता है तब तक कला तो रहेगी ही। अतः हीगल ने जो शास्त्रीय कला पे कला को रोक दिया था उसको दार्शनिकों ने त्रुटिपूर्ण बताया। हाँ, तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे से पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। थैंक यू।